रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। यहाँ पर हम केवल एनसीईआरटी फोकस्ड रहेंगे, कॉज नीट आपका एनसीईआरटी फोकस्ड होता है। हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, ऑक्सीटोसिन होता है बेटा, इसको हम जन्म हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन। पार्स डिस्टालिस बेटा हाइपोथैलेमस के कहने पे बहुत सारे हार्मोन निकालती है। सबसे पहला है आपका पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है बेटा आपका मेलेटोनिन। ये जो बीच वाला भाग है बेटा, इसको हमने बोल दिया अधिवृक्क मध्यांश यानी कि एड्रिनल मेड्यूला। पूरी एनसीईआरटी को समराइज कर दिया। हेलो जी, नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं सारे प्यारे बच्चे। मैं डॉक्टर प्रियंका मिश्रा, आपकी अपनी फेवरेट जूलॉजी फैकल्टी लेकर के आई हूँ इस माइंड मैप सीरीज जो हमारी नीट हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। इससे मानव कार्यकी का अगला अध्याय, और अध्याय है आपका रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। शुरू करने से पहले मैं उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सभी की दिवाली बहुत अच्छी गई होगी, ठीक है। और ये दिवाली सिलेक्शन वाली, इस दिवाली की भी छुट्टियां ज़रूर चल रही हैं, लेकिन क्योंकि मैंने कहा ये दिवाली सिलेक्शन वाली, तो हमारे पेस में जो हमारी स्पीड चल रही है, जो हमारा पढ़ने का जो भी एक रिदम चल रहा है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए, ठीक है। त्यौहार अपनी जगह सेलिब्रेट करो, थोड़ा बहुत करो, ठीक है, लेकिन पढ़ाई अपनी जगह, पढ़ाई को मत छोड़ो, ठीक है। बैकलॉग अगर किसी का है तो उसको कवर करो, किसी का अगर बैकलॉग नहीं है, जो कि बहुत अच्छी बात है, तो जो आपने अब तक पढ़ा उसको रिवाइज करो। रिवीजन बढ़िया है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो ये दिवाली सिलेक्शन वाली, और इसी सिलेक्शन वाली दिवाली के इस ब्रेक में बेटा ये माइंड मैप सीरीज़ का अगला अध्याय आपके सामने है, ठीक है। और ये दिवाली अगर सिलेक्शन वाली होगी तो डेफिनेटली अगली दिवाली मेडिकल कॉलेज वाली होगी। तो ये दिवाली अपनी जो 2024 की है सिलेक्शन वाली, और अगर ऐसा हुआ सिलेक्शन वाली दिवाली आपने मनाई तो डेफिनेटली अगली दिवाली 2025 की जो होगी बेटा आपकी, वो मेडिकल कॉलेज वाली होगी। यस, चलिए तो शुरू करते हैं बेटा रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण का अपना ये माइंड मैप, और बहुत ही समराइज्ड वे में बेटा हम इसको पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है, तो सबसे पहले परिचय, उसके बाद हम बात करेंगे बेटा अंतःस्रावी ग्रंथियाँ क्या होती हैं, हार्मोन क्या होते हैं। फिर बेटा हम बात करेंगे मानव अंतःस्रावी तंत्र की। मानव अंतःस्रावी तंत्र के अंदर जितनी भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हम उन सबके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद बेटा कुछ अन्य आपके अंग जो कि थोड़े बहुत हार्मोन या कुछ ऐसे कारक का स्राव करते हैं, उसके बारे में जानेंगे, जैसे कि आपका हृदय हो गया, आपका वृक्क हो गया, किडनी, और आपके पूरे जठर आती है पथ से भी कुछ छोटे छोटे हार्मोन्स निकलते हैं। एनसीईआरटी में 3-4 दिए हैं, लेकिन डिटेल लेक्चर में मैंने काफ़ी पढ़ा है। यहाँ पर हम केवल एनसीईआरटी फोकस्ड रहेंगे, कॉज नीट आपका एनसीईआरटी फोकस्ड होता है। और लास्ट में बेटा हम बात करेंगे हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि पर। ऑल्दो इसको जब मैं ईयर लॉन्ग लेक्चर में पढ़ाती हूँ तो मैं इसको पहले बता देती हूँ, लेकिन आज हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस के माइंड मैप ही तो है ना, क्विक रिवाइज ही तो करना है, तो हम एनसीईआरटी के सीक्वेंस में ही चलेंगे। तो शुरू करते हैं बेटा, सबसे पहला भाग आपका परिचय। तो परिचय में जैसा कि बेटा हमने देखा था कि जो आपका अंतःस्रावी तंत्र होता है, जिस किसी को आता है ये चैप्टर बहुत अच्छे से आता है, वो बेटा इसको 2x स्पीड में देख सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो अंतःस्रावी तंत्र होता है बेटा जिसके अंदर आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, और इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से बेटा निकलते हैं आपके हॉर्मोन्स, ठीक है। क्या निकलते हैं बेटा, इनसे स्रावित होने वाले जो आपके रसायन होते हैं उनको हम बोलते हैं हॉर्मोन्स। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये रिकॉर्डिंग अभी रात को 12:30 बजे मैं कर रही हूँ, दिवाली के सेलिब्रेशन के बाद। यस, तो दिवाली मनाई जा चुकी है, मतलब जब मैं इस दिवाली को आपके सिलेक्शन के लिए कुर्बान कर रही हूँ, तो क्यों ना आप अपनी दिवाली को अपने सिलेक्शन के लिए थोड़ा बहुत तो एडजस्ट कर ही सकते हैं, ठीक है। तो पूरी दिवाली मनाई, कल वेडनेसडे था, हमने प्रॉपर अपनी क्लासेस ली हैं, आज थर्सडे है, हमने दिवाली मनाई है, दिन भर हमने दिवाली की तैयारी की है, काम किए हैं घर के, और जो भी एक फीमेल को जो घर की मुखिया होती है उसको जो जो करना चाहिए था मैंने वो सब किया, मतलब सेकंड मुखिया हमेशा हस्बैंड होते हैं, तो सेकंड मुखिया जो होती है मैंने वो सब किया। उसके बाद आप लोगों के सिलेक्शन के लिए ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट, ठीक है। तो इन अंतःस्रावी ग्रंथियों से बेटा निकलने वाले रसायन को हम बोलते हैं हार्मोन, ठीक है। परिचय में हमें केवल इतना जानना है, क्योंकि हम इसके परिचय के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं तंत्रिकी समन्वय और नियंत्रण वाले अध्याय में। वहाँ हमने अंतर देखा था कि किस तरीके से तंत्रिका तंत्र काम करता है, किस तरीके से अंतःस्रावी तंत्र काम करता है। तो जो अंतःस्रावी तंत्र होता है बेटा, इसकी जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे होने वाली जो भी क्रियाएँ होती हैं, वो क्रियाएँ आपकी धीरे काम करते हैं। धीरे यानी कि उनको काम करने में समय लगता है, ठीक है। इन क्रियाओं को काम करने में
समय लगता है, लेकिन एक बार समय लगने के बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि आप चल रहे थे, चलते चलते पैर एकदम काटे पड़ा, आपने पैर पीछे किया, ये तंत्रिका नियंत्रण का या तंत्र का काम है, ठीक है, क्योंकि वो क्विक होता है। इसके द्वारा जो भी काम होगा उसको होने में समय लगता है। तो यहाँ पे क्रिया जो होती है वो धीमी गति से होती है, उसको होने में समय लगता है, ठीक है। लेकिन इसका जो असर होता है बेटा वो लंबे समय तक रहता है। तंत्रिका तंत्र का असर जो होता है वो कुछ अवधि का होता है। बस इतना ही जानना है आपको। आगे बढ़ते हैं बेटा, अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम अंतःस्रावी ग्रंथि की बात करें बेटा, तो ये जो ग्रंथियां होती हैं ये आपकी नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं। इनमें नलिकाएं यानी कि डक्ट्स नहीं होती, इनको हम डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। और ये नलिका विहीन ग्रंथियां जो हैं बेटा, ये नलिका विहीन होती हैं जिनसे हार्मोन्स का स्राव होता है, ठीक है। ये हार्मोन्स नाम के रसायन का स्राव करती हैं। साथ ही साथ बेटा क्योंकि इनके पास नलिका नहीं है तो हार्मोन्स कहाँ जाते हैं बेटा, इन हार्मोन्स को ये रक्त या लसिका द्वारा, जिस भी शरीर तरल में या शरीर द्रव्य में बेटा ये डूबी हुई हैं, उसके द्वारा इन हार्मोन्स को ये अपने लक्ष्य तक भेजते हैं, ठीक है। हार्मोन्स की बात करें, हार्मोन्स क्या होते हैं बेटा, तो हार्मोन्स ऐसे रसायन है जो कि अंतर कोशिकीय संदेशवाहक की तरह काम करते हैं, है ना। ये संदेश को एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक लेकर जाते हैं, तो ये इंटरसेलुलर मैसेंजर्स की तरह काम करते हैं। दूसरा बेटा, ये बहुत कम अवधि में स्रावित होते हैं, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेटा कि ये अपोषक पदार्थ होते हैं, इनसे हमें किसी भी तरीके का पोषण नहीं मिलता है। ये ऐसा नहीं है कि ये हार्मोन कमाएंगे तो आज ऊर्जा कम बनेगी, नहीं, ठीक है। तो इनसे हमें कोई पोषण नहीं मिलता है, कोई हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं मिल रही है। तो ये अपोषक पदार्थ हैं, बहुत कम मात्रा में स्रावित होते हैं और एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक मैसेज को ले जाने का काम करते हैं। तो ये आपके अंतरकोशिकीय संदेशवाहक हुए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मानव अंतःस्रावी तंत्र की अगर हम बात करें बेटा, तो मानव अंतःस्रावी तंत्र में कई सारी अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं। सबसे पहले हो गई आपकी हाइपोथैलेमस पीयूष ग्रंथि, फिर हो गई आपकी बेटा यहाँ पर पीछे पीनियल ग्रंथि, फिर आती है आपके गर्दन में थायराइड, उसके पीछे पैराथायराइड, हृदय के पीछे की तरफ थोड़ा सा आपके ये थाइमस ग्रंथि हो गई, फिर आपके यहाँ अधिवृक्क ग्रंथि हो गई किडनी के ऊपर, इधर आपकी एक अग्नाशय हो गई। इसके अलावा बेटा जो जनद होते हैं, नर के अंदर वृषण, मादा के अंदर आपके अंडाशय, ठीक है। ये बेटा कुछ होते हैं आपके जो कि मिलकर के अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। एक एक करके अगर हम इन सब की बात करें तो सबसे पहले आता है बेटा आपका हाइपोथैलेमस, ठीक है। हाइपोथैलेमस जो होता है बेटा, इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, ठीक है। इसका काम क्या होता है बेटा, सबसे पहली बात तो इसको हमने देखा था कि एक तरीके से संयोजक कड़ी होती है आपके तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्र के बीच में। इस हाइपोथैलेमस में कई सारी ऐसी जो कोशिका काय होती हैं न्यूरॉन की, उनके समूह देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ पे न्यूक्ली का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, न्यूक्ली का। इन न्यूक्ली से बेटा, ये न्यूक्ली क्या होती हैं, ये न्यूक्ली तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं, न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स होते हैं, ठीक है। ये तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती हैं और इन्हीं न्यूक्ली से बेटा कुछ जो स्रावित होने वाला पदार्थ है उसी को बेटा हम हार्मोन्स कहते हैं, ठीक है। इन्हीं न्यूक्लियस से क्या बनते हैं, हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। न्यूक्ली क्या होती हैं, तंत्रिका स्रावी कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं, ठीक है। तंत्रिका स्रावी मतलब ऐसी तंत्रिकाएं जो कुछ ना कुछ स्राव कर रही हैं। क्या स्राव कर रही हैं, आपके हार्मोन स्राव कर रही हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा आपके हाइपोथैलेमस होता है, यहाँ से दो तरीके के हार्मोन्स, और पहले तो ये लिखेंगे कि हाइपोथैलेमस क्या करता है बेटा, ये आपके यहाँ से जो भी हार्मोन्स निकलते हैं, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे हार्मोन्स आपकी पीयूष ग्रंथि के कार्य को कंट्रोल करते हैं या उनका नियमन करते हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले जो भी हार्मोन्स हैं, ये सारे के सारे आपके पिट्यूटरी ग्लैंड यानी कि पीयूष ग्रंथि के से निकलने वाले हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। कौन कौन से हार्मोन्स निकलते हैं बेटा, आपके हाइपोथैलेमस से दो तरीके के हार्मोन्स निकलते हैं। एक निकलते हैं बेटा आपके मोचक हार्मोन, जिनको हम बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन्स,
और दूसरे निकलते हैं बेटा आपके निरोधी हॉर्मोन्स, ठीक है, इनको हम बोलते हैं इनहिबिटिंग हॉर्मोन्स, ठीक है। और ये सारे के सारे आपके मोचक और निरोधी हॉर्मोन्स बेटा ये काम करते हैं आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। किस पर काम करते हैं? आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पर। और कैसे काम करते हैं बेटा? तो यहाँ पर होता है एक पोर्टल शिरा जिसको हम हाइपोफाइजियल पोर्टल शिरा बोलते हैं। इस हाइपोफाइजियल पोर्टल शिरा के थ्रू ये मोचक और निरोधी हार्मोन्स बेटा जाकर के पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं। इसके अलावा बेटा हाइपोथैलेमस से कुछ डायरेक्ट हार्मोन्स निकलते हैं जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि पर काम करते हैं, या यूं बोल दो जो कि पश्च पीयूष ग्रंथि में जाते हैं सीधा तंत्रिका सिरों के द्वारा, ठीक है। ये तंत्रिका सिरों के द्वारा सीधा कहाँ पहुंचते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि पर, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से निकलने वाले मोचक और निरोधी हार्मोन्स पोर्टल शिरा द्वारा अग्रपीयूष ग्रंथि पर जाते हैं। और बेटा हाइपोथैलेमस से निकलने वाले दो हार्मोन्स ऐसे हैं, कितने? दो, ठीक है, जो कि तंत्रिका सिरों द्वारा सीधा कहाँ पहुंच जाते हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि में। यहाँ तक डन है? इतना ही दिया है आपका है तो हाइपोथैलेमस में, ज़्यादा आपको दिमाग लगाना नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं पीयूष ग्रंथि की। तो पीयूष ग्रंथि में आप ये चित्र देखिए, ठीक है। पीयूष ग्रंथि के हमने दो भाग देखे हैं, एक होता है बेटा आपका अग्रपीयूष ग्रंथि, दूसरा होता है आपका पश्च पीयूष ग्रंथि। अग्रपीयूष ग्रंथि को बेटा हम एडिनो हाइपोफाइसिस बोलते हैं, ठीक है। पश्च पीयूष ग्रंथि को हम न्यूरो हाइपोफाइसिस बोलते हैं। एडिनो हाइपोफाइसिस अग्रपीयूष ग्रंथि बेटा दो भागों से मिलकर बनती है। ये पार्स डिस्टालिस, बीच वाला पार्स इंटरमीडिया, जो कि भ्रूणीय अवस्था में जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है उसी समय पर बेटा ये पार्स इंटरमीडिया पार्स डिस्टालिस से मर्ज हो जाता है, मिल जाता है। और जो ये आपका पश्च पीयूष ग्रंथि है इसको बेटा हम पार्स नर्वोसा भी बोलते हैं, PN, ठीक है। चलिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइपोथैलेमस से कुछ हार्मोन्स, ये देखिए यहाँ से निकल रहे हैं न्यूक्लियस से, ये इस निवाहिका परिसंचरण है ना, ये निवाहिका शिरा है बेटा जिसके थ्रू बेटा ये हार्मोन्स कहाँ पहुँच रहे हैं? आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि में। और ये मोचक और निरोधी हार्मोन्स है। वहीं बेटा यहाँ से कुछ हार्मोन सीधा तंत्रिका सिरों द्वारा कहाँ पहुँच रहे हैं? पश्च पीयूष ग्रंथि में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहला तो बेटा कि जो पश्च पीयूष ग्रंथि है बेटा, इस पश्च पीयूष ग्रंथि को हम वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते हैं। ये आपकी वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि यानी कि ट्रू एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। क्यों नहीं है बेटा? क्योंकि ये खुद से कोई हार्मोन नहीं बनाती है, केवल ये हाइपोथैलेमस द्वारा आए हुए हार्मोन्स को संग्रहित करती है, ज़रूरत पड़ने पर उनको मुक्त कर देती है। कौन से हार्मोन्स बेटा यहाँ पर रहते हैं? तो यहाँ पर आपका एक तो रहता है ऑक्सीटोसिन, ठीक है, ऑक्सीटोसिन। और दूसरा बेटा यहाँ से आता है आपका प्रतिमूत्रल हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको हम वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम ADH बोल देते हैं, ठीक है। इन दोनों के आपको काम पता होना चाहिए। जो ऑक्सीटोसिन होता है बेटा इसको हम जन्म हार्मोन बोलते हैं, बर्थ हार्मोन, ठीक है। साथ ही साथ बेटा हम इसको एवं मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन, मिल्क मुझे इसकी हिंदी नहीं पता, दुग्धस्रावी हार्मोन ऐसा कुछ ही होगा, ठीक है। इसको हम मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? बर्थ हार्मोन इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि प्रसव के दौरान, सामान्य प्रसव के दौरान ये आपके शरीर के अंदर जो चिकनी पेशियां हैं, स्पेशली मादा के गर्भाशय के अंदर जो चिकनी पेशियां हैं, उनका जोर जोर से संकुचन कराता है जिससे कि बच्चे को बाहर की तरफ पुश किया जा सके। तो जन्म में सामान्य जो आपका डिलीवरी होता है, सामान्य प्रसव में ये मदद करता है। मिल्क इजेक्टिंग हार्मोन इसको हम इसलिए बोलते हैं ताकि क्योंकि प्रसव के बाद जब माँ का दूध आता है जिससे कि वो अपने बच्चे को पोषण प्रदान कर सकती है, वो बेटा मिल्क का इजेक्शन, दूध का निकलना इसी ऑक्सीटोसिन की वजह से होता है, ठीक है। आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन आता है पिटोसिन के नाम से, आप लोगों ने सुना होगा, जो हम गाय भैंसों को लगाते हैं जब उनका दूध नहीं आता है, या हम किसी महिला को डिलीवरी के समय, सामान्य डिलीवरी से पहले ऐसे पेन नहीं उठता है तो हम उनको एक इंजेक्शन देते हैं, वो भी पिटोसिन का ही देते हैं, वो आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन है। प्रतिमूत्रल हार्मोन को प्रतिमूत्रल हार्मोन क्यों कहते हैं? क्योंकि बेटा इसका काम है मूत्र को कम करना। मूत्र को कम कैसे करता है बेटा? ये DCT भाग में, वृक्काणु के DCT भाग में जल का पुनः अवशोषण करवाता है, ठीक है।
कहाँ, वृक्काणु के डीसीटी भाग में। क्योंकि जल पुनः अवशोषित हो गया तो मूत्र में कम जाएगा, इसलिए हम इसको एंटी डायूरेटिक, ये मूत्र को रोकता है। दूसरा बेटा मूत्र की मात्रा को कम करता है। दूसरा बेटा इसको हम वैसोप्रेसिन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये रक्तवाहिनी का, वैसो मतलब रक्तवाहिनी है ना, प्रेसिन मतलब उसको प्रेस करता है, यानी कि उसका संकुचन करवाता है। ठीक है, ये हो गए आपके पश्चपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स जो कि वहाँ संग्रहित रहते हैं, लेकिन बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में। इसीलिए हम पश्चपीयूष ग्रंथि को वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं कहते। बात कर लें बेटा अग्रपीयूष ग्रंथि की, तो अग्रपीयूष ग्रंथि के दो भाग हैं जैसा कि मैंने आपको बताया, लेकिन हम दोनों मर्ज हो जाते हैं, हम उसको एक ही कंसिडर करते हैं। फिर भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक हो गया आपका पार्स डिस्टालिस और दूसरा हो गया बेटा आपका पार्स इंटरमीडिया। ठीक है, ये दोनों ही आपके अग्रपीयूष ग्रंथि के भाग हैं, डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। पूरे नाम लिखने का कोई मतलब नहीं, माइंड मैप है ना, शॉर्ट में होता है। तो मेलानोसाइट उद्दीपन हार्मोन बेटा निकलता है यहाँ से, किसके कहने पर, जब आपके हाइपोथैलेमस से आता है कौन सा, MSH रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कहने पर पार्स इंटरमीडिया जो है अग्रपीयूष ग्रंथि का वो निकलता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इस मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम क्या होता है, ये मेलानोसाइट्स, मिलेनिन बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं, मिलेनिन क्या है, वो वर्णक जिससे आपकी त्वचा का रंग आता है। ठीक है, तो ये मिलेनिन बनाने वाली कोशिकाओं को उद्दीपित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा मिलेनिन बनाओ। ठीक है, पार्स डिस्टालिस बेटा हाइपोथैलेमस के कहने पर बहुत सारे हार्मोन निकालती है। सबसे पहला है आपका ग्रोथ हार्मोन। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन क्या बोलते हैं, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो आता है आपके हाइपोथैलेमस से, जिसके कहने पर आपके पार्स डिस्टालिस से, अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलता है ग्रोथ हार्मोन। नाम है वृद्धि हार्मोन, तो बेटा आपकी वृद्धि कराएगा। वृद्धि कैसे कराएगा, अस्थियों की वृद्धि कराएगा, उपास्थियों की वृद्धि कराएगा, पेशियों की वृद्धि कराएगा, जिसकी वजह से आपकी हाइट वगैरह बढ़ती है। ठीक है, पार्स डिस्टालिस से एक और हार्मोन निकलता है जिसको हम बोलते हैं प्रोलैक्टिन, PRL, इसको हम मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं। नाम है प्रोलैक्टिन, तो बेटा ये आपकी जो दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जो स्तन ग्रंथियां होती हैं, उनके अंदर दूध का निर्माण करवाता है। ठीक है, अगला हो गया अगला हो गया बेटा यहाँ पर आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड उत्प्रेरक हार्मोन। ये बेटा आता है आपके हाइपोथैलेमस से, आता है TSH रिलीजिंग हार्मोन, जिसके कहने पर निकलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। नाम है थायराइड स्टिमुलेटिंग, तो ये जाकर के आपकी थायराइड ग्रंथि पर काम करेगा, उसका आकार बढ़वाएगा और थायराइड ग्रंथि की जो पुटकीय कोशिकाएं हैं उनको बोलेगा कि थायराइड हार्मोन बनाओ। ठीक है, या थायरॉक्सिन हार्मोन बनाओ। फिर आता है बेटा आपका ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन अधिवृक्क वल्कुट पे काम करता है। मैं लिख देती हूँ किस पे काम करता है। तो ग्रोथ हार्मोन बेटा अस्थि यानी कि बोन्स, उपास्थि मतलब कि कार्टिलेजेस, और बेटा पेशियों पर काम करता है। प्रोलैक्टिन बेटा स्तन ग्रंथियों पर काम करता है। ठीक है, मैमरी ग्लैंड्स पे, इसीलिए हम इनको मैमोट्रोपिन भी बोलते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आपकी थायराइड ग्रंथि पर काम करता है। ठीक है, उसकी वृद्धि करवाता है, उसका विकास करवाता है और उसको बोलता है कि थायरॉक्सिन हार्मोन निकालो। अधिवृक्क वल्कुट हार्मोन ACTH बेटा आपके अधिवृक्क के वल्कुट पर काम करता है, वल्कुट भाग पर काम करता है, मध्यांश पर नहीं करता है, और अधिवृक्क वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन्स को उनका बनवाना और उनका स्राव करवाता है। फिर आता है बेटा आपका और कौन सा आता है यहाँ पर आपका गोनाडोट्रोपिन, है ना, गोनाडोट्रोपिन। तो गोनाडोट्रोपिन बेटा दो होते हैं आपके, गोनाडोट्रोपिन यहाँ पर आपके ये दो होते हैं गोनाडोट्रोपिन, एक होता है आपका LH और एक होता है आपका FSH। ठीक है, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, FSH पुटकी उत्प्रेरक हार्मोन। ये नर और मादा दोनों में जाता है। ठीक है, LH नर में भी निकलता है, मादा में भी निकलता है, FSH नर में भी निकलता है, मादा में भी निकलता है। LH का काम होता है बेटा मादाओं में जो ग्राफियन पुटिका है उसको ये फोड़ता है। ठीक है, उसको रप्चर करवाता है जिससे कि अंडोत्सर्ग हो जाए। ठीक है, LH का काम नर में क्या होता है बेटा, जो लेडिक कोशिकाएं हैं जिनको हम अंतराली कोशिकाएं इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, उनको ये जाकर के उद्दीपित करता है और बोलता है चलो अपने एंड्रोजन्स निकालो। FSH की अगर हम बात करें पुटकी उत्प्रेरक हार्मोन की, तो नर के अंदर बेटा ये
एक तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस करवाता है ना, शुक्राणु जनन करवाता है। मादा के अंदर बेटा ये ग्राफियन पुटिका का निर्माण करवाता है, ठीक है। यही ग्राफियन पुटिका को फाड़ने का काम LH करता है, जिससे कि अंडोत्सर्ग होता है, ठीक है। इतना ही जानो। और यहाँ से क्या निकलता है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। हो गए सारे हार्मोन्स, 1 2 3 4 5 6 7। तो अग्रपीयूष ग्रंथि से कितने हार्मोन निकलते हैं, 7 हार्मोन। किसके कहने पर, हाइपोथैलेमस के मोचक और निरोधी हार्मोन्स। मोचक हार्मोन निकलवाते हैं, निरोधी इनको रोक देते हैं, ठीक है। पार्स इंटरमीडिया से केवल एक निकलता है, मेलानोसाइट उत्प्रेरक हार्मोन या दीपक हार्मोन, जो कि मेलानिन बनाने वाली कोशिकाओं को उत्प्रेरित करते हैं कि चलो मेलानिन बनाओ, पिगमेंटेशन करवाता है। ये हो गया बेटा आपका अग्रपीयूष ग्रंथि। अब इससे संबंधित कुछ आपको विकार पता होने चाहिए। तो यहाँ पर विकार बेटा बस एक है, आपका वृद्धि हार्मोन से संबंधित विकार है, ठीक है। आपका वृद्धि हार्मोन जो है ग्रोथ हार्मोन से संबंधित विकार है। अगर ग्रोथ हार्मोन का अतिस्राव होगा, क्या होगा बेटा, अतिस्राव, तो क्या हो जाएगा, जाइजेंटिज्म, जिसको हम बोलते हैं अतिकायकता, ठीक है, जाइजेंटिज्म, जाइजेंटिज्म। और अगर इसका कम स्राव होगा, अल्प स्राव होगा, तो अल्प स्राव से होता है बेटा बौनापन, जिसे हम बोलते हैं ड्वार्फिज्म, ठीक है। यहीं पर बेटा अब सीधी बात है, क्योंकि ये अस्थि उपास्थि पेशियों पे काम करेगा, तो अगर बहुत ज़्यादा वृद्धि हार्मोन आएगा तो बहुत ज़्यादा कोई लंबा हो जाएगा, और कम वृद्धि हार्मोन आएगा तो कोई बौना रह जाएगा, उसकी हाइट कम बढ़ेगी। लेकिन यहाँ पर उनका मानसिक जो विकास है वो सामान्य होगा, केवल हाइट कम ज़्यादा होगी, बाकी सब सेम है। अच्छा, अतिस्राव से एक और रोग होता है, और वो है आपका एक्रोमेगैली, ठीक है। एक्रोमेगैली और अतिकायकता में क्या अंतर है, तो अतिकायकता, इसमें बेटा इंसान बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि वृद्धि हार्मोन किशोरावस्था से पहले स्रावित हो रहा है, जब हाइट अच्छी बढ़ती है। अगर किशोरावस्था के बाद वृद्धि हार्मोन का अतिस्राव होता है, तो बेटा उसकी हाइट तो सामान्य रहती है, लेकिन उसका मुंह, स्पेशली ये जबड़े वाली जो बोन है वो बहुत बड़ी हो जाती है, ऐसे गोरिल्ला जैसा मुंह हो जाता है, ठीक है। उंगलियां बहुत लंबी हो जाती हैं, बाकी शरीर सामान्य है। तो ये ग्रोथ हार्मोन से संबंधित विकार हो गया। यहीं पर बेटा अगर हम प्रतिमूत्रल हार्मोन से संबंधित विकार देखें, तो इससे संबंधित एक विकार है जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। इसके संबंधित जो विकार है इसको हम बोलते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। हिंदी में इसकी हमेशा भूल जाती हूँ, डायबिटीज इंसिपिडस। अगर ADH की कमी होती है तो, ठीक है। यहाँ पर खत्म होता है आपका पीयूष ग्रंथि। बात करते हैं पीनियल ग्रंथि की। तो पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन होता है बेटा आपका मेलेटोनिन, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन है। अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले सारे पेप्टाइड हार्मोन है। अभी तक हमने जितने भी हार्मोन्स पढ़े हैं सारे के सारे प्रोटीन प्रकृति के हैं, सारे के सारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। पीनियल ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है आपका मेलेटोनिन। मेलेटोनिन भी एक तरीके का पेप्टाइड हार्मोन है। इसका काम क्या होता है बेटा, तो सबसे पहला इसका काम होता है कि आपके शरीर की 24 घंटे की जो साइकिल होती है, 24 घंटे का जो भी लय है उसका नियमन करता है, ठीक है। डायर्नल रिदम, दिन रात। मेलेटोनिन को बेटा हम स्लीप हार्मोन कहते हैं, क्योंकि इसी की वजह से नींद आती है। और रात को बेटा मेलेटोनिन ज़्यादा बनता है, क्योंकि अंधेरे में ये ज़्यादा बनता है, तो अंधेरे से मेलेटोनिन ज़्यादा बनेगा और इससे नींद आती है, इसीलिए हम इसको स्लीप हार्मोन कहते हैं। हम पीनियल ग्रंथि को जैविक घड़ी कहते हैं, बायोलॉजिकल घड़ी, क्योंकि ये बेटा आपके शरीर की जो दिनचर्या है, दिन रात सुबह शाम की, उसको ये मेंटेन करता है, ठीक है। तो 24 घंटे लय इसका मुख्य काम है। इसके अलावा बेटा ये ताप नियमन करता है आपके शरीर में, टेम्परेचर रेगुलेशन में भी ये मदद कर देता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बेटा 4 और काम है। इनके अन्य कार्य में मैंने आपको बताया है MPMD, MPMD। M मतलब मेटाबॉलिज्म, उपापचयन में बेटा ये आपको मदद करता है, ठीक है। P मतलब पिगमेंटेशन, वर्णकता जो होती है आपके शरीर का, रंग वगैरह जो हो गया उसमें ये हेल्प करता है। M मतलब हो गया आर्तव चक्र, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। आर्तव चक्र में हिंदी में ये लिख दिया है, वैसे मैं इंग्लिश में ही लिखा रही हूँ क्योंकि मैंने निमोनिक इंग्लिश में लिखा है ना। तो मादाओं में बेटा ये आर्तव चक्र के नियमन में मदद करता है। और D मतलब डिफेंस, ठीक है। आपके शरीर की जो सुरक्षा प्रणाली है ना, आपके शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र है बेटा, उसमें भी ये मदद करता है, ठीक है। तो ये इसके अन्य कार्य हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, पीनियल ग्रंथि के बाद हम बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। तो थायराइड ग्रंथि बेटा सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है, ठीक है। सबसे पहला बात ये सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है,
सबसे बड़ी ग्रंथि आपके शरीर की कौन सी है? यकृत। लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है आपकी? थायराइड ग्रंथि। ये बेटा तितली के आकार की होती है, इसमें 2 पालियां होती हैं, ठीक है, एक पाली और ये दूसरी पाली, तो 2 पाली होती हैं इसमें, ठीक है, जो कि आपस में इस्थमस से जुड़ी होती हैं, ठीक है। अब इन पालियों में बेटा ये सिचुएटेड कहाँ होती है? आपके गर्दन में, ठीक है। जो आपका लैरिंग्स होता है ना, जिसको हम बोलते हैं ध्वनि पेटी, उसके दोनों तरफ बेटा ये सिचुएटेड है। आप ऐसे बोल लो, श्वास नाल के दोनों तरफ ये उपस्थित होती हैं। अब इसके अंदर बेटा कुछ पुटिकीय कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो कि आपकी सरल घनाकार कोशिकाएं हैं, ठीक है। ये जो बेटा पुटिकीय कोशिकाएं हैं, ये पुटिकीय कोशिकाओं से हार्मोन निकलता है बेटा, जिनको हम बोलते हैं T3 T4 कोशिकाएं। इनसे बेटा हार्मोन निकलता है आपका T3 एवं T4। ट्राई आइडोथायरोनिन, टेट्रा आइडोथायरोनिन। T4 को ही बेटा हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं, ठीक है। T4 को ही हम थायरॉक्सिन के नाम से जानते हैं। और ये दोनों के दोनों बेटा आयोडीन से व्युत्पन्न हार्मोन है, इनको बनाने के लिए आयोडीन चाहिए, ठीक है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर कुछ अन्य कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे कि आपकी यहाँ पर सी आकार की पैराफॉलिकुलर सेल्स होती हैं, सहपुटकीय कोशिकाएं, और इनसे बेटा ये हो गए आपके पैराफॉलिकुलर सेल्स, ठीक है। और इनसे बेटा निकलने वाला हार्मोन जो होता है वो होता है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, हिंदी में लिख दो मैडम, ठीक है। ये है आपका थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में TCT बोलते हैं, ठीक है। NCERT बोलती है कि इसका काम होता है आपके रक्त में कैल्शियम का नियमन करना या कैल्शियम आयन के स्तर का नियमन करना, ठीक है। पर वास्तव में देखा जाए, ऐसे लिख देती हूँ, रक्त कैल्शियम नियमन, पर वास्तव में देखा जाए तो बेटा तो ये रक्त में कैल्शियम आयन के स्तर को कम करता है, बस, ठीक है। अब इतना ही इसका काम है। अब हम बात करते हैं T3 T4 की। T3 T4 के क्या क्या काम होते हैं भैया? तो T3 T4 के काम देख लेते हैं। सबसे पहला तो बेटा यह आपके शरीर में बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल BMR जिसको हम बोलते हैं ना, जो आधारी उपापचयी दर जिसको हम बोलते हैं ना, आधारी उपापचयी दर, इसके लिए बेटा जिम्मेदार है। आपके शरीर में होने वाली जो उपापचयी अभिक्रियाएं हैं, ये सबसे पहला इसका इंपॉर्टेंट काम है, ये उसको मेंटेन करता है, ये उसका काम है। दूसरा बेटा ये आपके शरीर में शर्करा यानी कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन सभी का उपापचयन करवाता है, ठीक है, इन सभी का मेटाबॉलिज्म कराता है। तीसरा बेटा ये RBC निर्माण कराता है, ठीक है। चौथा बेटा ये आपका शर्करा में भी बेटा देखा जाए तो ये ब्लड ग्लूकोज को बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। तो मैं यहीं लिख देती हूँ ये कि आपके रक्त में ये ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये आपके शरीर में सोडियम एवं जल, या ऐसे लिख लो जल एवं वैद्युत अपघट्य, ठीक है, जल एवं जो भी आयन्स हैं बेटा उनका नियमन करता है, ठीक है, जल एवं वैद्युत अपघट्य का नियमन कराता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा ये आपकी जो मेंढक में, ठीक है, मैंने एक अलग से लिखाया था, ये मेंढक का जो लार्वा है उसका कायांतरण भी करवाता है, ठीक है, उस लार्वा से वयस्क बनवाता है। तो अगर आप मेंढक के लार्वा की थायराइड ग्रंथि निकाल दोगे, थायरॉक्सिन नहीं बनेगा तो वो पूरी जिंदगी लार्वा अवस्था में ही रह जाएगा, टेडपोल, वो कभी भी वयस्क नहीं बना पाएगा, ठीक है। तो ये सारे बेटा आपके T3 T4 के काम हो गए। इसके बाद इससे संबंधित विकार पढ़ने भी ज़रूरी हैं। तो इससे संबंधित विकार क्या क्या हैं बेटा? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं इसके विकार। सीधी बात है, अगर इसका अतिस्राव होगा, ज़्यादा सिक्रीशन होगा, तो उसके चलते बेटा होता है, मुझे हिंदी नहीं याद रहती है, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, ठीक है, एक्सोफ्थैल्मिक गोइटर, जिसको कि बेटा हम ग्रेव्स रोग भी कह देते हैं, ग्रेव्स डिजीज भी कह देते हैं। नाम है एक्सो, एक्सो मतलब बाहर की तरफ, ऑप्थेल मतलब आंखें, तो ये ऐसा मतलब रोग होता है जिसमें आंखें ऐसे बाहर की तरफ आ जाती हैं, प्रोट्रूडिंग आईज हो जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें क्योंकि उपापचयी दर का नियमन करता है ना आपका T3 T4, और
अधिक स्राव हो रहा है तो उपापचयी दर बढ़ जाएगी, जो भी व्यक्ति है उसकी हृदय दर बढ़ जाएगी, हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी श्वसन दर बढ़ जाएगी, उसमें शरीर का ताप बढ़ जाएगा। ठीक है, ये भी इसका एक काम होता है। ये भी बेटा आपका ताप नियमन करवाता है। ठीक है, बॉडी टेम्परेचर का रेगुलेशन में भी ये हेल्प करता है, तो उसका ताप बढ़ जाएगा। अच्छा, मादाओं में बेटा ये आर्तव चक्र भी देखता है। ठीक है, मादाओं में ये मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेशन भी करवाता है। आर्तव चक्र में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो अगर अत्यधिक स्राव होगा आपके थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले थायरॉक्सिन हार्मोन का, तो सीधी बात है हार्ट रेट बढ़ जाएगी, उसकी आंखें ऐसी बाहर की तरफ निकली आ जाएंगी। उपापचयन दर क्योंकि बहुत ज़्यादा है तो उसके शरीर में फैट प्रोटीन सब टूटता रहेगा, तो उसका वजन घटेगा। ठीक है, और बॉडी का टेम्परेचर बेटा जो होगा वो थोड़ा बढ़ा हुआ रहेगा, है ना, उसका जी घबराना, ये सारे इसके लक्षण हो जाएंगे। अति स्राव में केवल एक रोग है, एक्सोप्थेल्मिक गॉइटर या ग्रेव रोग। अगर इसका अल्प स्राव होता है, कम स्राव होता है, अल्प स्राव में क्या क्या होता है बेटा, तो एक तो सामान्य गलगंड हो गया जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल गॉइटर, गलगंड। ठीक है, इसको हम बोलते हैं सिंपल गॉइटर। ठीक है, ये आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, पहाड़ों में देखने को मिलता है। ठीक है, पहाड़ी इलाकों में जो लोग रह रहे हैं बेटा उनमें देखने को मिलता है, क्योंकि पहाड़ों की मिट्टी में आयोडीन की कमी होती है, तो उनकी फसलों में भी आयोडीन की कमी होती है, जो वो सब्जियां खाते हैं उसमें भी आयोडीन की कमी होती है। और अगर ये दूसरे स्रोत से आयोडीन नहीं लेते तो इनको ये हो जाता है। दोनों ही कंडीशन में, अधिक स्राव और अल्प स्राव में, जो गला है इसमें सूजन देखने को मिलती है, इसी को बेटा हम गॉइटर बोलते हैं। ठीक है, दूसरा अल्प स्राव से बेटा, अगर गर्भावस्था में अल्प स्राव हो माँ के अंदर, ठीक है, गर्भावस्था में माँ में अगर अल्प स्राव होता है, उस कंडीशन में बेटा, उस कंडीशन में बच्चे में क्रेटिनिज्म देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? क्रेटिनिज्म। और इस क्रेटिनिज्म के क्या क्या लक्षण होते हैं बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। क्रेटिनिज्म में क्या होता है, जो बच्चा है वो बौना रह जाएगा। ठीक है, उसका दिमागी विकास, हाँ ये भी एक इसका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये शारीरिक और मानसिक विकास के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, या शारीरिक और मानसिक विकास भी करवाता है, ये भी इसका एक काम है। ठीक है, तो अगर बेटा गर्भावस्था के दौरान माँ में आयोडीन की कमी, तो कहीं ना कहीं बच्चा शारीरिक और मानसिक तरीके से कमज़ोर होगा। शारीरिक कमज़ोर है तो वो बौना रह जाएगा। ठीक है, दिमाग उसका IQ कम होगा, उसके शरीर की जो स्किन है वो बहुत ही ऐसी झुर्रीदार बूढ़ों जैसी होगी। ठीक है, वो गूंगा बहरा हो सकता है। ठीक है, उसको चलने में, तो ये सारा है मतलब आपका क्रेटिनिज्म में देखने को मिलता है, और ऐसे बच्चों को हम क्रेटिन्स कहते हैं। ठीक है, अगर बेटा वयस्क में हम बात करें, इसका अल्पस्राव होता है तो उसको हम बोलते हैं मिक्स एडेमा। क्या बोलते हैं? मिक्स एडेमा। ठीक है, मिक्स एडेमा में भी वही होगा। अच्छा, अल्पस्राव में शरीर का वजन बढ़ता है क्योंकि उपापचय दर कम हो गई है, शरीर में जो भी खा रहे हो वो जमता ही जा रहा है, टूट ही नहीं रहा है, तो वजन बढ़ता है अल्पस्राव में। अत्यधिक स्राव में वजन घटता है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका थायराइड ग्रंथि। अगर हम बात करें आपके पैराथायराइड ग्रंथि की, तो पैराथायराइड ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है इसको हम बोलते हैं पैरेथॉर्मोन, या बेटा हम इसको बोलते हैं PTH। इसको हम कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको हम कोलिप्स हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। काम क्या है भाई साहब इसका? तो ये भी NCERT लिखती है कि रक्त में कैल्शियम का नियमन करता है, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ाता है। और रक्त में कैल्शियम आयन को बढ़ाने के लिए बेटा ये क्या करेगा, ये जो छोटी आंत है जहाँ पर भोजन का अवशोषण हो रहा है, वो छोटी आंत में कैल्शियम आयन का अवशोषण बढ़ा देगा। ठीक है, कैल्शियम आयन का अवशोषण बढ़ करके कहाँ आएगा? रक्त में आएगा। ठीक है, दूसरा बेटा ये अस्थि से कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण कराएगा। ठीक है, अस्थि से कैल्शियम आयन को कहाँ ले जाएगा? रक्त में ले जाएगा, जिसकी वजह से अस्थियाँ कमज़ोर हो जाएंगी। ठीक है, तीसरा बेटा इसका और कहाँ से ये लाएगा कैल्शियम आयन को रक्त में बढ़ाने के लिए? ये वृक्काणु जो हैं आपके, नेफ्रॉन्स जो हैं, वृक्काणु के नलिकीय भाग में ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण कराएगा। नलिकीय भाग से कैल्शियम आयन का पुनः अवशोषण करवाएगा, तो ये भी बेटा वापस से अवशोषित होकर के कहाँ आ जाएंगी? ये भी आ जाएंगी रक्त में। ठीक है, तो ये रक्त में कैल्शियम को बढ़ाने का काम करता है। और
थायरोकैल्सिटोनिन रक्त में कैल्शियम को कम करता है। तो देखा जाए तो थायरोकैल्सिटोनिन जो कि थायराइड ग्रंथि से आ रहा है, पैराथॉर्मोन जो कि पैराथायराइड ग्रंथि से आ रही है, ये दोनों मिलकर के रक्त में कैल्शियम आयन का जो बैलेंस है उसका या संतुलन बनाए रख रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम आयन के स्तर का संतुलन बनाए रख रहे हैं। अब इसका अगर हम विकार देख लें, वैसे तो है नहीं, फिर भी अगर अत्यधिक स्राव होगा पैराथॉर्मोन का तो ज़्यादा कैल्शियम आएगा रक्त में। ज़्यादा कैल्शियम छोटी आंत से वृक्काणु के नलिकी भाग से आ रहा है, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बोन से, अस्थियों से ज़्यादा कैल्शियम अगर रक्त में आएगा तो सीधी बात है अस्थियाँ अंदर से खोखली हो जाएंगी और वो अस्थियाँ आसानी से टूट सकती हैं। इसको बेटा हम बोलते हैं अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस। तो अत्यधिक स्राव, अगर इसका अति स्राव होता है बेटा, अति स्राव होने के कारण क्या हो सकता है, अस्थि सुषिरता हो सकती है, अंदर से अस्थियां जो है बेटा वो खोखली हो सकती हैं, जिसको हम बोल देते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अगर हिंदी में कोई गलती है तो बेटा इंग्लिश वाला ही सही होगा, ठीक है। और अगर इसका अल्प स्राव है, ठीक है, कम स्राव होगा इसका, तो सीधी बात है रक्त में कैल्शियम की कमी आ जाएगी, जिसके चलते पेशी में इठन होगी, ठीक है। और पेशी में इठन को बेटा हम बोलते हैं टिटैनी, अपतानिका, अपतानिका, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका पैराथायराइड ग्रंथि। इसके बाद हम बात करते हैं बेटा आपकी थाइमस ग्रंथि। तो थाइमस ग्रंथि से भी निकलने वाला हार्मोन जो है बेटा, ये कैसा है आपका, प्रोटीन है, पेप्टाइड है, और इसको हम बोलते हैं थाइमोसिन, ठीक है। ये जो थाइमोसिन है बेटा, ये थाइमोसिन का मेन काम होता है आपके, या आपका जो थाइमस ग्रंथि है बेटा, इसका मेन काम होता है जो टी लसिकाणु होते हैं, जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, उनका डिफ्रेंसिएशन यानी कि विभेदन, उनका परिपक्वन मतलब मैच्यूरेशन, ठीक है, परिपक्वन, पक्वन, ठीक है, जिसके चलते बेटा ये कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, कोशिका माध्यस्थ प्रतिरक्षा प्रोवाइड करते हैं। कौन, आपके ये थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला थाइमोसिन। लेकिन साथ ही बेटा ये आपको तरल सुरक्षा या तरल प्रतिरक्षा, जिसको हम ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं, वो भी प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ओवरऑल बेटा अगर हम बात करें तो ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र के लिए ज़रूरी है, आपके शरीर की बीमारियों से लड़ने की क्षमता के लिए बेटा थाइमस ग्रंथि ज़रूरी है। अब यहीं पर एक चीज़ आपको और पता होनी चाहिए कि जो थाइमस ग्रंथि होती है, ये जन्म के समय इसका जो आकार होता है वो धीरे धीरे किशोरावस्था तक बढ़ता है। किशोरावस्था के बाद बेटा इस ग्रंथि का आकार जो होता है वो धीरे धीरे छोटा होने लग जाता है और ये डिजेनरेट हो जाती है, मतलब खत्म सी हो जाती है। यही कारण है कि जो बच्चे होते हैं उनका प्रतिरक्षा तंत्र अच्छा होता है, वो बीमारियों से आसानी से और जल्दी लड़ लेते हैं, जबकि बूढ़ों को बीमारियों से लड़ने में ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, थाइमस ग्रंथि के बाद आता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। अधिवृक्क ग्रंथि को बेटा हम अधिवृक्क किस लिए बोलते हैं, क्योंकि ये किडनी यानी कि वृक्क के ऊपर की ओर सिचुएटेड होते हैं। तो ये आपकी हो गई वृक्क, यहाँ लिखा हुआ है, ये हो गई वृक्क, वृक्क के ऊपर होता है बेटा अधिवृक्क ग्रंथि। अब इस अधिवृक्क ग्रंथि में आप दो भाग देख सकते हैं। ये जो बीच वाला भाग है बेटा, इसको हमने बोल दिया अधिवृक्क मध्यांश यानी कि एड्रिनल मेड्यूला, और बाहर वाला जो भाग है बेटा, इसको हम बोलते हैं अधिवृक्क वल्कुट। बस इनके हॉर्मोन्स देख लेते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि के दो भाग हैं। सबसे पहला भाग है बेटा अधिवृक्क वल्कुट, ठीक है, अधिवृक्क वल्कुट जो कि इसका मैक्सिमम भाग बनाता है, और दूसरा हो गया बेटा इसका भाग जिसको हम बोलते हैं अधिवृक्क मध्यांश। ये बीच का छोटा सा भाग होता है। यहीं पर आपको छोटी छोटी कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। यहाँ से निकलने वाले हॉर्मोन्स जो होते हैं ये अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं, मतलब प्रोटीन हुए एक तरीके से, ठीक है, ये अमीनो अम्ल व्युत्पन्न होते हैं यानी कि अमीनो एसिड डेरिवेटिव्स होते हैं। जबकि अधिवृक्क वल्कुट से निकलने वाले हॉर्मोन्स जो होते हैं ये स्टेरॉइड्स होते हैं। क्या होते हैं, स्टेरॉइड्स, यानी कि ये वसा व्युत्पन्न होते हैं, ये फैट से डेराइव्ड होते हैं, लिपिड से बनते हैं ये। इनको हम सामान्यतः कॉर्टिकॉइड्स बोल देते हैं, ठीक है। जो अधिवृक्क वल्कुट से निकलने वाले स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं इनको हम सामान्यतः कॉर्टिकॉइड्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अधिवृक्क मध्यांश से निकलने वाले दो हार्मोन्स हैं, इनको मिला करके हम कैटेकोलामीन्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कैटेकोलामीन्स, ठीक है। ये जो कैटेकोलामीन्स हैं ये दो होते हैं, एक तो हो गया आपका एड्रिनलिन जिसको बेटा हम एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। दूसरा हो गया आपका नॉर एड्रिनलिन, नॉर एड्रीनलिन,
जिसको कि हम नॉर एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं, नॉर एपिनेफ्रीन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अधिवृक्क ग्रंथि को बेटा हम आपातकालीन ग्रंथि भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड, आपातकालीन ग्रंथि, क्योंकि बेटा ये आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी में ये सिक्रीट होता है। क्या होता है? ये जो बेटा हार्मोन होता है आपका एड्रेनलिन, इसी को बेटा हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं, आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि आपातकालीन हार्मोन अधिवृक्क मध्यांश से निकल रहा है, मतलब अधिवृक्क ग्रंथि के ही भाग से निकल रहा है, इसीलिए हम बेटा इसी को आपातकालीन ग्रंथि बोल देते हैं। ठीक है, आपातकालीन में आ रहा है बेटा, तो इसका काम क्या होगा? ये अलर्टनेस बढ़ा देता है। ठीक है, इमरजेंसी में क्या होता है? हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं, अच्छा आसपास क्या हो रहा है, ठीक है, हम एकदम अलर्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारा हृदय दर बढ़ जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, हमारी श्वसन दर बढ़ जाती है, हमारी आंखें जो पुतलियां होती हैं आंखों की फटी फटी रह जाती हैं। ठीक है, हमें पसीना आने लग जाता है, हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारा मुंह सूख जाता है। ये सब कुछ बेटा आपका यही करा रहा है, एड्रेनलिन और एड्रेनलिन। ठीक है, साथ ही साथ बेटा अगर हम उपापचयन की बात करें तो ये आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ाता है, क्योंकि आपातकालीन में आपको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए। ज़्यादा ऊर्जा के लिए बेटा ये हर तरीके से ग्लूकोज वगैरह रक्त में लाना शुरू कर देता है। ये ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज ले आएगा, ये आपका नया ग्लूकोज बना देगा, तो ये रक्त ग्लूकोज को बढ़ाता है। ठीक है, और ये आपातकाल अवस्था में आपके साथ जो कुछ भी होता है वो सब बेटा यही करवाते हैं। ठीक है, अब आ जाइए अधिवृक्क वल्कुट से। तो यहाँ से निकलते हैं आपके 3 हॉर्मोन्स। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है इसको हम बोलते हैं जोना ग्लोमेरुलोसा, ग्लोमेरुलोसा। ठीक है, ये बाहर होती है। बीच में होती है बेटा आपकी जोना फेसिकुलेटा, बीच में, और सबसे अंदर होती है आपकी जोना रेटिकुलरिस। ठीक है, ये आंतरिक होता है आपके वल्कुट की अगर हम बात करें तो। ठीक है, इनसे निकलने वाले कुछ हार्मोन्स के समूह हैं, तो जोना ग्लोमेरुलोसा से निकलते हैं, उनको हम बोलते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। ठीक है, और मुख्य मिनरेलोकॉर्टिकॉइड है आपका एल्डोस्टेरॉन। ठीक है, जोना फेसिकुलेटा से निकलता है, इनको हम बोलते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। और मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है बेटा वो है आपका कॉर्टिसोल या कॉर्टिसोन भी है। जोना रेटिकुलरिस से निकलते हैं बेटा आपके गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स, या इनको बेटा हम सेक्स कॉर्टिकॉइड्स ही बोलते हैं। ठीक है, गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स या सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। इसमें आते हैं आपके एंड्रोजन, एंड्रोजन और एस्ट्रोजन। ठीक है, ये आपके गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स हो गए, और भी कई सारे होते हैं, अब नाम है इनका तो काम भी कुछ ऐसा ही होगा। तो ये जो बेटा आपका मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, नाम है मिनरलो, तो ये मिनरल्स, ये आपके सोडियम आयन एवं जल का पुनः अवशोषण करवाते हैं। कहाँ से पुनः अवशोषण? वृक्काणु के डीसीटी भाग से। ठीक है, अब सोडियम आयन और जल का पुनः अवशोषण करवाएंगे कहाँ पर? ये काम करते हैं डीसीटी भाग पर। कहाँ? वृक्काणु के डीसीटी भाग पर। तो अगर सोडियम आयन का पुनः अवशोषण कराएंगे तो कुछ तो बाहर निकालेंगे, तो ये बेटा पोटेशियम आयन और फॉस्फेट को स्रावित करते हैं, बाहर निकलवाते हैं। ठीक है, सोडियम आयन को रोकेंगे, सोडियम रुकेगा तो पीछे पीछे पानी आएगा, बदले में ये पोटेशियम को बाहर निकालेंगे, फॉस्फेट को बाहर निकालेंगे। ये हो गया आपका ग्लोमेरुलोसा। मिनरलो है तो ये मिनरल बैलेंस कराता है। ठीक है, दूसरा है आपका ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, तो नाम है ग्लूको, तो ये ग्लूकोज, तो ये बेटा क्या करते हैं, ये रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाने के लिए सबसे पहले ये जो ग्लाइकोजन बेटा आपके यकृत में संग्रहित है ग्लाइकोजन को तोड़ते हैं, ये नया ग्लूकोज बनवाते हैं, ये वसा का अपघटन करवाते हैं, ये प्रोटीन का अपघटन कराते हैं। दूसरा बेटा ये आपके इनको हम बोलते हैं प्रतिशोथ, एंटी इन्फ्लेमेटरी होते हैं। ठीक है, ये प्रतिशोथ अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार हैं। इन्फ्लामेशन मतलब सूजन, ये सूजन वगैरह को
कम करते हैं, शोथ के उल्टा काम करते हैं। तीसरा बेटा ये आपका इम्यूनोसप्रेसेंट है। इम्यूनोसप्रेसेंट मतलब ये आपके प्रतिरक्षा तंत्र को, मतलब प्रतिरक्षा तंत्र के काम को रोकते हैं, प्रतिरक्षा तंत्र को दबाने का काम करते हैं, जिससे कि आपका शरीर एक तरीके से आसानी से बीमारियां पकड़ सकता है। तो ऐसे लोग बेटा जो अंग प्रत्यारोपण कराते हैं उनको हम पूरी ज़िंदगी ऐसी दवाइयां देते हैं जो उनके इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखे, ताकि उनका इम्यून सिस्टम पहचान ना ले ये बाहर से अंग आया है। साथ ही साथ बेटा ये आरबीसी निर्माण करवाते हैं, आरबीसी निर्माण में भी इनकी भूमिका है। ये कुछ काम हो गए आपके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स के। गोनाडोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो सीधी बात है भैया, नर और मादा में अलग अलग काम करेंगे। तो नर में और मादा में क्या क्या इनके काम होते हैं? तो नर के अंदर बेटा दोनों में ही ये द्वितीयक लैंगिक लक्षण, जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स हैं नर और मादा के, उनके लिए बेटा ये जिम्मेदार है। ठीक है, द्वितीयक लैंगिक लक्षण नर में क्या होते हैं भैया? दाढ़ी मूंछों का आना, आवाज़ का भारी होना, कंधों का चौड़ा होना, पेशियों की वृद्धि होना और पूरे शरीर पे बाल आना, अक्षी रोम वगैरह आना। ठीक है, और मादा के अंदर द्वितीयक लैंगिक लक्षण क्या है? तो वहाँ पर बेटा आपकी आवाज़ का तीखा होना, इसके अलावा शरीर पे रोम आना, ठीक है, अक्षीय और आपके जो प्यूबिक हेयर्स हैं इनकी वृद्धि, ये सब बेटा द्वितीयक लैंगिक लक्षण है जिसके लिए जिम्मेदार है। यहाँ पे खत्म होता है आपका अधिवृक्क ग्रंथि। अब इससे भी संबंधित कई सारे विकार हैं। अगर बहुत ज़्यादा एल्डोस्टेरॉन सिक्रीट होगा तो एल्डोस्टेरॉनिज्म, ठीक है, दोनों की कमी आ गई है तो एडिसन्स रोग हो गया। ठीक है, गायनेकोमेस्टिया, नर के अंदर मादा के लक्षण दिखना, एड्रिनल विरलिज्म, मादा के अंदर नर के लक्षण दिखना। ठीक है, ये सब कुछ इससे संबंधित रोग हो गए। ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं अग्नाशय की, यानी कि पैनक्रियाज। तो ये एक तरीके से मिश्रित ग्रंथि है। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि है मतलब इसमें अंतःस्रावी भाग भी है और बहिस्रावी भाग भी है। आपको जान करके हैरानी होगी कि इसका जो अंतःस्रावी भाग है, हम बहिस्रावी की बात ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अंतःस्रावी भाग में लैंगरहैंस के द्वीप आते हैं, लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस आते हैं। इन आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में दो तरीके की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। वैसे तो 4 होती हैं लेकिन हम केवल अभी एनसीईआरटी फोकस कर रहे हैं। तो 2 तरीके की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा कोशिकाएं और बीटा कोशिकाएं। ठीक है, ये जो लैंगरहैंस के द्वीप होते हैं ये पूरे अग्नाशय का मात्र अंतःस्रावी भाग इसका मात्र 1 से 2% होता है, जिसमें 10 से 20 लाख कोशिकाएं होती हैं। सोच रहे हो कितना छोटा सा अग्नाशय होता है आपका? उस छोटे से अग्नाशय का 1 से 2% भाग में 10 से 20 लाख कोशिकाएं हैं, जो कि टोटल अग्नाशय का मात्र 1-2% है। मतलब इसका 98 से 99% भाग बहिस्रावी है, जो कि पाचन संबंधी एंजाइम का निर्माण करता है और उनको स्रावित करता है अग्नाशयी नलिका से। हमें मतलब है फिलहाल इस अल्फा और बीटा कोशिकाओं से। तो अल्फा कोशिकाओं और बीटा कोशिकाओं से निकलने वाले जो हार्मोन है इनके नाम है बेटा, अल्फा कोशिका से निकलता है ग्लूकेगॉन, ये दोनों आपके पेप्टाइड हार्मोन्स हैं। यहाँ से निकलता है आपका ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। अभी तक हमने जितने हार्मोन्स पढ़े हैं सारे के सारे पेप्टाइड, प्रोटीन, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न पढ़े हैं। केवल आपका जो अधिवृक्क वल्कुट से निकलने वाले हार्मोन्स हैं यही स्टेरॉइड्स हैं, यही वसा व्युत्पन्न है, बाकी सारे प्रोटीन व्युत्पन्न है। इनका काम क्या बेटा? तो ग्लूकेगॉन का काम, ये काम किस पे करता है? ये आपकी यकृत कोशिकाओं पर काम करता है। ठीक है, यकृत कोशिकाओं पर कार्य करता है। ठीक है, जबकि इंसुलिन बेटा यकृत के साथ साथ वसा कोशिकाओं पर भी कार्य करता है, यकृत एवं वसा कोशिकाओं पर कार्य करता है, दोनों पर कार्य करता है। ठीक है, ये आपके रक्त में ग्लूकोज को बढ़ाते हैं, ये रक्त में ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाते हैं, इसीलिए हम इनको हाइपरग्लाइसीमिक हार्मोन बोलते हैं। हाइपर मतलब बढ़ाना, ग्लाइसीमिक मतलब ग्लूकोज। और क्योंकि इंसुलिन बेटा रक्त में ग्लूकोज को कम करते हैं, इसीलिए बेटा हम रक्त में ग्लूकोज के स्तर को कम करते हैं, इसलिए हम इसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपो मतलब कम करना, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज। कैसे काम करते हैं? तो ग्लूकेगॉन क्या करता है, यकृत कोशिकाओं को बोलता है ऐसा है तुम्हारे पास जो ग्लाइकोजन संग्रहित है ना उसको तोड़ो।
तो ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करवाते हैं। ग्लाइकोजन टूटता है तो ग्लूकोज बनाता है। साथ ही शरीर की कोशिकाओं को बोलते हैं कि ये रक्त में जो मैं ग्लूकोज बढ़ा रहा हूँ उसको तुम यूज मत कर लेना, तो ये कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के ग्रहण को भी रोक देते हैं, जिसके चलते रक्त में ग्लूकोज बढ़ता है। इंसुलिन रक्त में ग्लूकोज को कम करने के लिए क्या करता है, ये जो भी रक्त में ग्लूकोज है उसको बोलता है जाओ यकृत में जाओ, ग्लाइकोजन बनाओ और संग्रहित हो जाओ। ये वसा कोशिकाओं को बोलते हैं इस ग्लूकोज को लो, वसा के रूप में संग्रहित करके रखो, इमरजेंसी में तुमसे बात करूंगी। साथ ही साथ बेटा ये इंसुलिन शरीर की बाकी कोशिकाओं को, जो ग्लूकेगॉन ने रोका हुआ था, ये शरीर की बाकी कोशिकाओं को बोलता है चलो इस ग्लूकोज को लो, इसे तोड़ के ऊर्जा बनाओ, ठीक है। तो ये ओवरऑल रक्त में ग्लूकोज कम करता है, इसीलिए हम इसको हाइपोग्लाइसीमिक हार्मोन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी एक विकार पढ़ना जरूरी है। तो विकार क्या है बेटा, यहाँ पर इंसुलिन की अगर कमी हो जाए, ठीक है, इंसुलिन की कमी से होने वाला रोग है बेटा, इंसुलिन की कमी से होता है मधुमेह, जिसको हम बोलते हैं डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ मेलाइटस के लक्षण आपको पता होने चाहिए, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, बहुत ज़्यादा मूत्रलता होती है, साथ ही साथ इसमें रक्त ग्लूकोज बढ़ जाता है, तो वो ग्लूकोज बेटा आपके मूत्र के द्वारा भी बाहर निकलता है, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया, जो कि नॉर्मल नहीं है। नॉर्मली यूरिन के थ्रू मूत्र नहीं सॉरी ग्लूकोज नहीं जाता है, लेकिन मधुमेह के केस में जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोज मतलब ग्लूकोज, यूरिया मतलब यूरिन में, मूत्र में ग्लूकोज का जाना। साथ ही साथ वसाकाय टूटते हैं, जिसकी वजह से कीटोन बॉडीज बढ़ जाते हैं आपके रक्त में, और वो कीटोन बॉडीज या कीटोन काय भी मूत्र के थ्रू बाहर जाते हैं, इसको हम कीटोनूरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके लक्षण हो गए। आगे बढ़ते हैं बेटा, बात करते हैं वृषण और अंडाशय की। तो देखो इसके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं वैसे तो मानव जनन अध्याय में, ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे नाम आया तो बता देंगे बेटा कि वृषण के अंदर होती हैं आपकी एक लेडिक कोशिकाएं, जिनको कि हम अंतराली कोशिकाएं या अंतरकाशी कोशिकाएं भी बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो आपके इंटरस्टिशियल सेल्स हैं, इन इंटरस्टिशियल सेल्स पर कौन काम करता है, आपकी अग्रपीयूष ग्रंथि से आता है आपका LH, ठीक है, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी कहते हैं, ICSH भी बोल देते हैं, ठीक है। ये आपकी लेडिक या अंतराली कोशिकाओं से बोलता है कि चलो अपना काम करो, जिसके कहने पर ये जो लेडिक या अंतराली कोशिकाएं हैं, इनसे निकलते हैं एंड्रोजेंस कई सारे नर जनन हार्मोन्स के समूह को हम मिला करके बोलते हैं। इन्हीं में जो मुख्य एंड्रोजन है बेटा, वो हो गया आपका टेस्टोस्टेरॉन। अब टेस्टोस्टेरॉन के कई सारे काम हैं, क्या क्या काम है बेटा, तो नर के अंदर जो द्वितीयक लैंगिक लक्षण हो गए वो उसमें ये मदद करते हैं, शुक्राणु जनन में बेटा ये मदद करते हैं, नर के अंदर जो आक्रामकता होती है, गुस्सा वाला व्यवहार जो होता है उनका, उसमें भी टेस्टोस्टेरॉन की मुख्य भूमिका होती है। ये बेटा आपके शरीर के अंदर जो उपापचयी अभिक्रियाएं हो रही हैं उनको बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सारे बेटा टेस्टोस्टेरॉन के काम हो गए, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हम बात करते हैं अंडाशय की। तो अंडाशय में बेटा आपकी देखो अग्रपीयूष ग्रंथि से हार्मोन आ रहा है, यहाँ पर क्या बोलूँ मैं, अंडाशय से आप ये मान लो 2 हार्मोन निकलते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर एक होती है ग्राफियन पुटिका, तो ग्राफियन पुटिका के अंदर जो पुटिकीय कोशिकाएं होती हैं, इन पुटिकीय कोशिकाओं से बेटा हार्मोन निकलता है आपका एस्ट्रोजन। कौन सा निकलता है, एस्ट्रोजन। और इसी अंडाशय के अंदर एक होता है कॉर्पस ल्यूटियम, ये कॉर्पस ल्यूटियम बनाने में यही एस्ट्रोजन का रोल होता है, तो LH का रोल होता है, कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक है, ये LH के कारण बनता है। इससे 2 हार्मोन निकलते हैं, मुख्यतः तो निकलता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन के अलावा यहाँ पर एस्ट्रोजन भी निकलता है, पर हम अभी बात करें प्रोजेस्टेरॉन की। प्रोजेस्टेरॉन को बेटा हम प्रेगनेंसी हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि जो सगर्भता होती है, जो प्रेगनेंसी होती है, ये प्रोजेस्टेरॉन उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। रक्त में प्रोजेस्टेरॉन का स्तर बढ़ा रहेगा तो प्रेगनेंसी रहेगी, प्रोजेस्टेरॉन का स्तर कम होते ही अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। एस्ट्रोजन का काम क्या होता है बेटा, तो एस्ट्रोजन का सबसे पहला काम होता है आपके जो एस्ट्रोजन निकल रहा है बेटा, ये एस्ट्रोजन द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो है मादाओं के, उसके लिए जिम्मेदार है, ठीक है। यही एस्ट्रोजन बेटा क्या करेगा, जब तक आ रहा है तब तक क्या हो रहा है, जो अब मैं क्या बताऊं, तुम लोगों को मैंने पढ़ाया नहीं है ना मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आपकी ये होती है, क्या होती है आपका गर्भाशय, गर्भाशय के अंदर बेटा जो एंडोमेट्रियम होती है उसको बनाए रखने का काम करता है, ठीक है। इतना ही फिलहाल आप जानो, ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं बेटा, अन्य ऐसी ग्रंथियां या अन्य ऐसे अंग जो कि
ऐसा ग्रंथि या किसी ना किसी हार्मोन का स्राव करते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य कर लेते हैं, पर वास्तविक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो हृदय से बेटा एक हार्मोन आता है जिसको हम बोलते हैं ANF, एट्रियल नेट्री यूरेटिक फैक्टर, यानी कि कारक। तो ये वास्तव में हार्मोन नहीं है लेकिन हार्मोन की तरह काम करता है। इसका काम होता है बेटा, ये वाहिनी शीतलन करता है या ये वाहिनी का रक्त वाहिनियों का फैलाव कराता है, जिसके चलते बेटा ये रक्तदाब को कम करता है, बीपी को डिक्रीज करता है। ठीक है। दूसरा है बेटा आपका वृक्क, किडनी से निकलने वाला हार्मोन हो गया आपका एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रो मतलब आरबीसी, पोइटिन जो कि पॉइसिस कराता है। तो ये आरबीसीज का निर्माण, लाल रुधिर कोशिकाओं का निर्माण कराता है। जठर आंतीय पथ से निकलने वाले कई सारे हार्मोन हैं बेटा, और इसमें एक हो गया आपका गैस्ट्रिन, ठीक है, एक हो गया आपका सीक्रेटिन, फिर हो गया आपका एंटेरोगेस्ट्रॉन, जिसको हम GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड भी बोलते हैं। यहाँ से आता है आपका CCK-PKZ, कोलिसिस्टोकाइनिन पैनक्रियोजाइमिन। ठीक है, ये आपके NCERT में दिए गए हैं। इसके अलावा मैंने आपको डुओक्राइनिन पढ़ाया है, विलिकाइनिन बताया आपको मैंने, डुओक्राइनिन है, विलिकाइनिन है, ये भी मैंने बताया। ठीक है, तो गैस्ट्रिन बेटा ये आपके आमाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? आमाशय यानी कि स्टमक से। बाकी ये जितने भी होते हैं बेटा, ये सारे के सारे आपकी छोटी आंत से निकलते हैं, छोटी आंत के भी ग्रहणी भाग से, ड्यूडेनम भाग से निकलते हैं। गैस्ट्रिन इकलौता है जो आमाशय से निकलता है। गैस्ट्रिन का काम क्या होता है बेटा? आमाशय के अंदर जो जठर ग्रंथियां हैं, ये बेटा जठर ग्रंथियों के स्राव को बढ़ाते हैं, जिसके चलते आमाशय में ज़्यादा HCl आता है, ज़्यादा प्रोटीन पाचक एंजाइम आते हैं। तो ये एक तरीके से आमाशय के अंदर एक तो जो क्रमानुकुंचन गतिविधि है उसको बढ़ाते हैं, साथ ही साथ बेटा ये आमाशय के अंदर पाचन की क्रिया को बढ़ाते हैं। सीक्रेटिन सबसे पहला खोजा गया हार्मोन है, और ये अग्नाशय से बाइकार्बोनेट आयन एवं जल का स्राव करवाता है। ठीक है। एंटेरोगेस्ट्रॉन, GIP, गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड, तो ये गैस्ट्रिन के काम को रोकता है। गैस्ट्रिन, और ये है गैस्ट्रिक इनहिबिटरी, ये गैस्ट्रिन को रोकता है, गैस्ट्रिन के स्राव को रोकता है। कोलिसिस्टोकाइनिन आपके पित्ताशय का स्राव, पित्ताशय को स्टिमुलेट करता है कि तुम पित्तरस निकालो। और पैनक्रियोजाइमिन आपके पैनक्रियाज, अग्नाशय को स्टिमुलेट करता है कि तुम अग्नाशय रस निकालो। ठीक है, ये हो गए बेटा आपके सारे हार्मोन्स, सारी की सारी ग्रंथियां। आगे बढ़ते हैं बेटा, हार्मोन क्रिया की क्रियाविधि को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जैसा कि देखा कि आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाले जो रसायन हैं, इन्हीं को बेटा हम हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, जो कि रक्त के द्वारा कहाँ पहुँचते हैं? रक्त द्वारा बेटा ये हार्मोन जाते हैं और जाकर के अपने लक्ष्य कोशिका से जुड़ते हैं या लक्ष्य कोशिका तक पहुंचते हैं। ठीक है, अब लक्ष्य कोशिका पर भी हर एक हार्मोन का एक विशिष्ट ग्राही पाया जाता है। ठीक है, तो लक्ष्य कोशिका पर जो इनके ग्राही हैं ये उन तक पहुंचते हैं और हार्मोन ग्राही सम्मिश्र बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। और फिर ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो भी हार्मोन क्या है? संदेशवाहक है ना, तो हार्मोन जो भी संदेश को लेकर के आया है वो संदेश का ये जो भी लक्ष्य कोशिका है वो पालन करती है। ठीक है, अब ये हार्मोन हमने कहा 2 प्रकार के हैं। तो अगर हम रासायनिक प्रकृति की बात करें, रासायनिक प्रकृति के हिसाब से जो हार्मोन्स हैं बेटा के आधार पर, जो हार्मोन्स हैं बेटा ये आपके 4 तरह के हो सकते हैं। एक पेप्टाइड हार्मोन जो कि प्रोटीन हार्मोन है, दूसरे बेटा अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हो गए, तीसरे आपके आयोडीन व्युत्पन्न हो गए, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न हो गए। ठीक है, तीसरे आपके आयोडीन व्युत्पन्न हो गए, और चौथे बेटा आपके वसा व्युत्पन्न हो गए, जिनको हम स्टेरॉइड्स बोल देते हैं। ठीक है, तो 4 तरीके के आपके हार्मोन्स होते हैं। अब इनके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो वसा व्युत्पन्न का उदाहरण हो गया बेटा आपका, एक तो
अधिवृक्क वलकुट से निकलने वाले हार्मोन, अधिवृक्क वलकुट के हार्मोन, अधिवृक्क वलकुट के जितने भी हार्मोन है बेटा वो सारे के सारे मैंने बोला स्टेरॉइड्स होते हैं, वसा व्युत्पन्न है। साथ ही साथ बेटा आपके जनद यानी कि वृषण और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन, वृषण और पटाखे चलने की आवाज़ें आ रही हैं, ठीक है। तो वृषण और अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स भी बेटा वसा व्युत्पन्न होते हैं, वसा प्रकृति के होते हैं। आयोडीन व्युत्पन्न आपको दिख ही रहा है, ठीक है। ये हो गए आपके T3 और T4 जो कि थायराइड ग्रंथि की पुटिकीय कोशिकाओं से निकल रहे हैं। अमीनो अम्ल व्युत्पन्न की अगर हम बात करें तो ये हो जाते हैं बेटा आपके एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, इसके अलावा बेटा मेलेटोनिन, ठीक है। तो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन टायरोसिन नाम के अमीनो अम्ल से बनते हैं, वहीं मेलेटोनिन ट्रिप्टोफैन नाम के अमीनो अम्ल से बनता है, ठीक है। इसके अलावा बेटा जितने भी हार्मोन हैं, ठीक है, जितने भी अन्य सभी हार्मोन बेटा जो हैं, जो अभी हमने पढ़े हैं, वो सभी हार्मोन बेटा आपके प्रोटीन प्रकृति के हैं, पेप्टाइड, जैसे हाइपोथैलेमस से निकलने वाले, आपके अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाले, आपके थायरोकैल्सिटोनिन भी हो गया जो कि थायराइड की पैराफॉलिकुलर सेल से निकल रहा है, आपके पैराथायराइड से निकलने वाले जो कोलिप्स हार्मोन है वो भी प्रोटीन हो गया, पेप्टाइड हो गया। फिर आपके थाइमस से निकलने वाला भी थाइमोसिन पेप्टाइड हो गया। पीनियल से निकलने वाला मेलेटोनिन अमीनो अम्ल उत्पन्न हो गया, ठीक है। फिर आपके अधिवृक्क मध्यांश वाला अमीनो अम्ल उत्पन्न हो गया। तो जितने भी इंसुलिन ग्लूकेगॉन पेप्टाइड हो गए, तो ये तो मैंने लिखा दिए, बाकी तो इनके अलावा जितने बचते हैं वो सारे के सारे आपके पेप्टाइड हैं जो आपकी एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी आपको दिमाग लगाना नहीं है। अब ये हार्मोन काम कैसे करते हैं, हम बात करेंगे ग्राही। किसी भी हार्मोन की ग्राही कहाँ होंगी, तो ये ग्राही बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक जो कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं, ठीक है, और दूसरे जो कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं अंतरा कोशिकीय यानी कि इंट्रासेलुलर। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनके ग्राही कोशिका झिल्ली पर पाए जाते हैं और कौन से ऐसे हार्मोन हैं जिनके ग्राही कोशिका के अंदर पाए जाते हैं। तो जितने भी बेटा यहीं पर लिख देती हूँ, तो कोशिका के झिल्ली पर बेटा पाए जाएंगे आपके प्रोटीन यानी कि पेप्टाइड और अमीनो अम्ल व्युत्पन्न। जो पहले दो कैटेगरी मैंने यहाँ लिखाई हैं, ये दोनों के दोनों बेटा जो ग्राही होंगे ये कहाँ पर पाए जाएंगे, इनके कोशिका झिल्ली पर, क्योंकि ये प्रोटीन प्रकृति के हैं, अमीनो अम्ल व्युत्पन्न है, पानी में घुलनशील है, तो बेटा ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कोशिका झिल्ली आपकी बेटा वसा की बनी है मुख्यतः, ठीक है, फॉस्फोलिपिड की बनी है। वहीं बेटा आयोडीन व्युत्पन्न हो गए, वसा व्युत्पन्न हो गए, ये कोशिका झिल्ली को पार करके सीधा कहाँ पहुँच जाएंगे, आपके कोशिका के अंदर। तो इनके ग्राही बेटा कहाँ पर पाए जाएंगे, आपके इनके ग्राही पाए जाएंगे अंतरा कोशिकीय, कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर भी कोशिका द्रव्य में हो सकते हैं, केंद्रक में हो सकते हैं, ज़्यादातर केंद्रक में होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके एफएसएच कहाँ से निकल रहा है बेटा, आपका एफएसएच निकल रहा है आपका अग्रपीयूष ग्रंथि से। अग्रपीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन प्रोटीन प्रकृति का, पेप्टाइड प्रकृति का, तो ये कोशिका झिल्ली को पार नहीं कर पाएगा, इसका ग्राही कहाँ पर पाया जाएगा, आपका कोशिका झिल्ली के ऊपर। तो ये हो गया आपका प्राथमिक संदेशवाहक, और ये प्राथमिक संदेशवाहक अंदर नहीं जा पा रहा, तो अंदर तक ये अपना संदेश कैसे भेजेगा, तो इसको ज़रूरत पड़ती है द्वितीयक संदेशवाहक की, सेकेंडरी मैसेंजर की। तो जितने भी बेटा प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं इन सभी को सेकेंडरी मैसेंजर की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि आपका साइक्लिक एएमपी, चक्रीय एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, इनको ज़रूरत पड़ सकती है आपके कैल्शियम आयन की, या बेटा IP3 आइनोसिटोल फॉस्फेट 3 फॉस्फेट, ठीक है। और फिर उसके द्वारा बेटा ये द्वितीयक संदेशवाहक के द्वारा अपने मैसेज को केंद्रक तक पहुंचाते हैं। वहीं बेटा जो आपके वसा व्युत्पन्न हार्मोन है, जैसे कि एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन कहाँ से निकल रहा है, अंडाशय से। मैंने बोला वृषण अंडाशय से निकलने वाले हार्मोन्स वसा व्युत्पन्न है। आपके अधिवृक्क वलकुट से निकलने वाले स्टेरॉइड्स वसा व्युत्पन्न है, और क्योंकि ये वसा व्युत्पन्न है, कोशिका झिल्ली भी वसा की बनी है, ये सीधा कोशिका झिल्ली को पार करके अंदर इनके जो केंद्रक के अंदर जो इनके ग्राही हैं उनसे जाकर जुड़ेंगे और अपना जो भी काम है वो करवाएंगे। तो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण। उम्मीद करती हूँ कि समझ में आया होगा।
ठीक है। जिसको बहुत बढ़िया आता था उसने 2x स्पीड में भी देखा हो, मैंने पूरी एनसीईआरटी को समराइज कर दिया 1 घंटे 4 मिनट में। तो अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने कहा, ये दिवाली सिलेक्शन वाली, जिससे कि अगली साल जो हमारी दिवाली बने वो मेडिकल कॉलेज वाली बने। तो अपना बढ़िया ध्यान रखिएगा, मिलेंगे अगले माइंड मैप सीरीज़ में। तब तक के लिए बाय बाय।